1 मिनट के लिए सभी जने लंबा गहरा श्वास लेते हुए शरीर में अपनी मौजूदगी को ऑब्जर्व करें 1 मिनट के लिए। नाउ स्टार्ट। ओके, पुनः सबका इस मीटिंग में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 9 अंक पे एक चर्चा हो चुकी, 8 पे हो चुकी और आज 7 नंबर के ऊपर वार्तालाप होनी है। तो जो पहले 2 नंबर्स पे बात हो गई है, उसके जो भी क्वेश्चंस किसी के मन में हैं तो उसके ऊपर भी हमने बीच में बात करेंगे। तो सबसे पहले 7 अंक पे चलते हैं। 7 अंक जो आज का विषय है मेन। हालांकि एक बार पहले कुछ थोड़ा बहुत बताया गया था, थोड़ा डिटेल बताएंगे। अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके 7 अंक हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण बात है। या परिवार में किसी और सदस्य के 7 अंक बनते हैं, या मूल अंक 7 है या असिस्टेंट 7 है, दोनों में बात लगभग काम करने वाली है। तो हम मूल अंक की बात कर रहे हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ होता है 7 होता है, 16 होता है या 25 तारीख होती है हर महीने की, तो वो 7 अंक से गवर्न होता है। और 7 अंक का जो गवर्निंग प्लेनेट है वो केतु ग्रह को मानते हैं। केतु ग्रह मतलब थिंकर। केतु ग्रह से मतलब हमारी पृथ्वी का साउथ पोल। जब पृथ्वी घूमती है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच के पोर्शन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फ्लो होता है, तो एक किनारे पे साउथ पोल क्रिएट होता है, एक पे नॉर्थ होता है। तो जो साउथ पोल है उसको केतु ग्रह कहते हैं, नॉर्थ पोल है उसको राहु कहते हैं। ये ग्रह वास्तव में जब किताबों में पिक्चर दिखाई जाती है वो सब इमेजिनेशन है, वास्तव में एनर्जी का एक बहुत बड़ा पुंज है। तो 7 अंक से बड़ा गवर्न होता है। ये सेंटिमेंटल होता है, स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक होता है, जिसमें रिसर्च वर्क करने की काफी क्षमता होती है और प्रकृति से जुड़ने का बहुत बड़ा भाव लिए होता है 7 अंक। तो जिनका भी 7 अंक होगा वो काफी सेंसिटिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं, बात जानते हुए समझने का प्रयास करते हैं, यानी गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। संसार में ऐसे लोग भीड़ में अगर रहते हैं तो इतनी सफलता उनको नहीं मिलती। अगर वो एक स्वतंत्र तरीके से कार्य करते हैं तो उनको ज्यादा सफलता मिलती है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। 7 अंक का देखें तो एक और ऊपर से डंडा लगता है तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, सिंपल सा। तो इसका सिंपलिसिटी इस बात की है भी चलते चलते मुड़ जाते हैं, ये अपने इरादे बदल देते हैं, भावनात्मक तरीके से अपने आप को कई बार कमजोर फील करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। संसार में कई जगह पे देखा गया है भी वो सक्षम होते भी नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में इनका जो जीवन है वो करीब 24वें साल तक तो नॉर्मल तरीके से होता है, 24 के बाद इनकी जीवन की सच्चाई समझ में आने लगती है। और केतु का जो अंक बनता है वो 48 बनता है, यानी 24 साल से लेकर के आगामी 24 साल तक का जो रोल है
और उसमें जो अंतिम क्षण है 48th ईयर ऑफ द लाइफ, वहां पे एक विशेष अदृश्य रूप से पेंडिंग कार्य जितने पड़े होते हैं, पहली बार तो पूरे हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं तो वहां गारंटी होती है कि वहां हो जाएंगे। दूसरी बात, ये किसी एक जगह पे फिक्स होकर कार्य करना इनको अच्छा नहीं लगता। नित्य नया कार्य हो, परिवर्तन के साथ हो और नयापन लिए हुए हो, जिसमें कुछ एम्यूजमेंट हो और प्राकृतिक तरीकों से हो, जैसे बागवानी हो गया, खेती बाड़ी हो गया, या नेचुरल तरीके में एनवायरनमेंट पे अध्ययन करना, उस तरफ कुछ कार्य करना जिसमें इम्प्रूवमेंट शामिल हो रिसर्च वर्क के साथ, ये इनके विषय विशेष रहते हैं। और जल का बहुत भरपूर प्रयोग करते हैं, यानी कि इनका जो यूज करने का तरीका, पानी खूब पिएंगे भी और पानी का इस्तेमाल भी खूब करेंगे, इनका ज्यादा इसमें ध्यान रहता है। थिंकिंग में देखें तो ओवर थिंकर होते हैं और डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। ज्योतिष की भाषा में केतु ग्रह को बोलते हैं धड़ से ऊपर का हिस्सा, राहु को बोलते हैं धड़ वाला हिस्सा। यानी राहु मतलब उसके पास शक्ति शारीरिक बहुत है पर सोच समझ नहीं है, और केतु के पास सोच समझ बहुत है पर तो एग्जीक्यूट करने के लिए शरीर नहीं है। तो अब इनको हेल्प सीकर होते हैं, थोड़ा मदद कहीं से मिल जाए तो इनकी जो भावनाएं काफी काम कर जाती है। इंट्यूशनल पावर बहुत होती है इनके पास। अगर मेडिटेशन के फील्ड में आ जाए तो अपने दिव्य शक्तियों के माध्यम से अपने संसार की यात्रा को बड़े सरलता से पूरा कर सकते हैं। और अगर मित्रता में चले गए तो इनमें क्वालिटी ये होती है कि या तो ये बहुत खराब हो जाएंगे, बहुत ही नीचे स्तर पे चले जाएंगे, और या फिर ऊंचाइयों पे जाने के लिए अध्यात्म में आगे तो ऊपर से उठ जाएंगे। इन दोनों संभावनाएं इनके अंदर भरपूर होती है, क्योंकि सेंटिमेंटल होते हैं, जल्दी से एक बात मानेंगे भी नहीं, परंतु जो मान लेंगे फिर वो उसे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो गलती क्यों ना हो। अपने पे जिस दिन भरोसा करना सीख लेंगे भी, 7 अंक वालों का अगर अंतःकरण का सुझाव, अंतःकरण से समझ में आना, खुद को एनालिसिस कर लेना, खुद का निर्णय लेना, अगर इस पे ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो सफलता ज्यादा श्योर हो जाती है। दूसरों की उधार से चलने के कारण कई बार नुकसान करते हैं, और पार्टनरशिप इनको कतई सूट नहीं करती। पार्टनरशिप में हमेशा धोखा खाने के मूड में होते हैं, हो जाते हैं, या फिर किसी न किसी रूप से वो सफलता की ओर नहीं बढ़ती। अब 7 अंक देखा जाए तो अल्टीमेट अंक मानते हैं हम लोग, जैसे 7 रंग होते हैं। अब रंग 7 ही हैं, 8वां रंग तो बनाया जाता है, 7 नेचुरल रंग 7 हैं, और 7 ही तरह के सुर होते हैं, स्वर होते हैं, स्वर विज्ञान में सारे गा मा पा धा नी सा। और इसी तरह से 7 साल का एक सर्कल होता है हमारे शरीर में। 7th ईयर में हमारा शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। तो अब चक्कर होते हैं, जैसे आप पेड़ पौधों में देखते हैं तो 1 साल के चक्कर से उनका एक रिंग बनता है। आप पेड़ को काटते हैं, कितने साल पुराना पेड़ है, तो उस पेड़ के क्रॉस सेक्शन करने के बाद उस पे जो ग्रेन्स दिखाई देते हैं, जैसे हम दरवाजे खिड़कियां बनाते हैं तो उसमें नेचुरल ग्रेन्स नजर आते हैं, वो काउंट किए जा सकते हैं, ये पेड़ इतना पुराना है, 1-1 साल की लेयर उस पर चढ़ी होती है। इसी तरह से वो 1 साल का पीरियड होता है, हमारे शरीर में 7 साल का होता है। हमारी पूरी फिजिक में देखेंगे 7 साल से पहले और 7 साल पूरा होने के बाद में पूरा एक यूनिक चेंज आ जाता है। पूरी तरह से मानसिक परिवर्तन के साथ में शारीरिक परिवर्तन भी
आता है और उसके सिंबल होते हैं, निशानियां आ जाती हैं। 7.5 साल की शनि की सरस्वती होती है, वो भी उसी के प्रकरण में आ जाती है। आज बिल्कुल बदल जाता है। और 7 वार होते हैं, मंडे टू संडे 7 ही हो गए। 7 महासागर होते हैं, 7 अजूबे होते हैं और 7 ही ग्रह हैं जो मेन ग्रह हैं। तो 7 का अल्टीमेट इसलिए मानते हुए ये एक जो है परिपूर्णता की ओर बढ़ सकता है। अगर इसकी संगति अच्छी होगी, वातावरण परिवेश अच्छा हो गया तो ये ऊंचाइयां छू सकता है और आध्यात्मिक जीवन में काफी अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकता है। जीवन के 7th ईयर, फिर 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88 वगैरह वगैरह 95, इसी क्रम में जाकर के आप 7 के जो चरण है, ये इम्पोर्टेंट साल टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। इन सालों में इसके जीवन में हर प्रकार से पूर्णता की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। पूरे कार्य होते हैं या कोई पेंडिंग पड़ा रहे हैं वो कार्य पूरे हो जाते हैं। और इनका जो सपोर्टिंग अंक होता है वो 2 होता है और इसके बाद अंक 1 आता है और फिर कभी कभी अंक 9 भी काम करता है। यानी 2, 1 और 9 ये भी इनके सपोर्ट में आ जाते हैं। जब इनके संपर्क में आते हैं, जैसे अभी किसी का 1 और 6 हुआ तो ये भी 7 हो गया, तो सूर्य की क्वालिटी इसके अंदर ज्यादा होगी। और 2 और 5 हो गया तो अब चंद्रमा और बुध ग्रह की क्वालिटी ज्यादा होगी। इसी प्रकार और अंकों के जब कंपाउंड बनेंगे तो उसमें उनके कॉम्बिनेशन से एक मिश्रण सा बनता है, उनका मिला जुला असर बनता है। परंतु 7 अंक प्योरली अगर है तो एक्सक्लूसिवली उसी का ज्यादा रोल रहता है। इनके जो मेन दिन है जिसमें इनके कार्य इनको शुरू करने से अच्छा दिन माना जाता है वो है मंडे, और बाकी 2 दिन भी सपोर्ट करते हैं, संडे भी करता है और ट्यूसडे भी करता है। कलर में देखें तो लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रे कलर, लाइट येलो कलर और लाइट रेड कलर, ये इनको सूट करते हैं। लाइट कलर होने चाहिए, ग्रे में भी लाइट होना चाहिए, डार्क में फिर कोई मिक्सचर आ जाते हैं। और हमारे देश के अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी आदरणीय का जन्मदिन भी 7 अंक से जुड़ा हुआ है। तो वो सेंटिमेंटल, एक भावनात्मक, काफी सेंसिटिव पर्सनैलिटी के रूप में जाने गए कवि हृदय थे। तो 7 अंक के मैंने एक एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत से फिल्म जगत में बहुत से लोग हुए हैं। इवन दो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मी, उसका 7 अंक है। तो उस कंडीशन में भी देखिए वो वहां पे या तो ऊंचाई इधर या फिर ऊंचाई उधर, तो परिपूर्णता की ओर ले जाने का पूरा कार्य होता है ये। अब डायरेक्शन होती है इनकी जो शूट करती है साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये 2 डायरेक्शन को ज्यादा शूट करती है। या फिर पूरे एरिया का सेंटर पार्ट हो, वो भी इनको शूट करता है। जीवन का 48वां वर्ष बड़ा कीमती होता है इनके लाइफ में, टर्निंग पॉइंट होता है। जो कुछ भी कर रहे होते हैं वहां से बदलाव आता है। अब ये बात तो होगी लगभग 7 नंबर की। मेरा अब आपसे अनुरोध है कि जो मन में क्वेश्चंस आपके आते हैं वो बताएं मेरे से, या पहले वाले 8 और 9 में कोई क्वेश्चंस है तो बोलिए, फिर उस पर आगे चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ सोनिया बहन जी को, वो बात करें। सर जैसे शनि ग्रह का 2.5 साल का पीरियड होता है, ऐसे इनका इसका 7, इसका जन्म कुंडली में इसकी जो दशा होती है 7 इयर्स की होती है। अच्छा, यानी इसकी जो महादशा आएगी वो 7 साल की आएगी, तो अमूल चूक परिवर्तन करके ले जाएगी, बिल्कुल बंदा बदल जाएगा। सर जो आप बोल रहे थे 7 साल बाद वो बदल जाता है, सर ये हर साल 7 साल बाद वो, सर वो क्या चीज क्लियर है बताओ। हमारे शरीर की रचना है ना, वो 7 साल में पूरी तरह से सारे सेल रिप्लेस हो जाते हैं नए में।
ओके सारे सेल ओके। जितने भी हमारी हर 7 साल बाद। हाँ, वो 7 साल का नेचुरल बिल्कुल फिक्स एक फिनोमिना है। जैसे बच्चा 9 महीने में पैदा होता है ना, वैसे ही ओके शरीर के अंदर 7 इयर्स का एक हमारे 7 एक बात और भी कहना चाहूंगा, 7 चक्कर हैं हमारे। हाँ जी 7 चक्कर है ना, वो नाम सुने होंगे आपने। जी हाँ जी और उन चक्रों के अलावा हमारे 7 शरीर हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। पहले 3 शरीर जो बाहर वाले हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ऊपर की चमड़ी, फिर इसके नीचे का लेवल, फिर उससे नीचे का लेवल, 3 लेवल जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। उससे स्त्री और पुरुष का आभास होता है, ये स्त्री है ये पुरुष है, जेंडर का पता लगता है। और उसके बाद 4 वाला चौथा शरीर जो है वो नॉर्मल होता है, सबके लिए कॉमन होता है। और उसके बाद के जो सारे शरीर होते हैं वो एक प्रकार से ऐसे मानो न्यूट्रल से हम दूसरे फेज में चले गए, वो सब बराबर होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। तो है ना विडंबना की बात, जब आदमी ध्यान साधना में अपने ओरा को बढ़ा लेता है, अपनी कुंडलिनी पूरी यात्रा कर लेता है, अपनी थर्ड आई ये खोल लेता है। इसको बर होल बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं, इसको तीसरी आंख कहते हैं। आत्मा यही रहती है इसी पर। हाँ, इसको ऐसा कहा जाता है कि आत्मा वैसे देखा जाए तो सारे शरीर में फैली हुई है, परंतु कोई भी एनर्जी का होता है तो एक आपको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि छोटा सा बिंदु। आपने कभी आंकड़े का पेड़ देखा है? हाँ जी तो उसका एक बीज होता है और उसके बाद फिर उसके रोए होते हैं बहुत सारे। या कॉटन का एक एक आप ले लीजिए, उसका क्या बोलेंगे नाम, उस कॉटन का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसमें बीज जिसे बिनोला बोलते हैं, उसके चारों तरफ रुई लिपटी होती है। ऐसा ही कुछ रूप मानते हुए एनर्जी को एक केंद्र बिंदु और उसके चारों ओर उसका ऑरा वो हमारे शरीर में फैला होता है। और हमारी पीट्यूटरी ग्लैंड होती है यहाँ से ऊपर सेंटर, और यहाँ का सेंटर इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पे, वहाँ पे पीट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, 3 ग्लैंड्स होती हैं। उसका जंक्शन है जो, उस जंक्शन के बीच में एक सुई की नोक के बराबर एक स्पेस है हल्का सा। वो हल्का सा स्पेस को आत्मा का स्थान मानते हैं, क्योंकि कपाल से 7वां चक्कर की पहचान होती है और वो ब्रह्मांड शक्ति आकर के यहीं रुकती है। और हम तिलक लगाते हैं यहाँ पे, तिलक हम आत्मा को लगाते हैं, ऐसा मान करके तिलक लगाते हैं कि दिन भर हम महसूस करें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आप यकीन करिए, तिलक लगाने का जैसे आप बिंदी लगाते हैं तो बिंदी भी आप आत्मा को ही लगाते हैं, ताकि मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ, मैं सर आत्मा ही तभी हूँ, याद कहते, रखने के लिए। ठीक है सर, तभी ये चीज कहते हैं कि जो आत्मा है वो सुई का जो छेद होता है उस इतने पतले में से उसके छेद में से निकालनी होती है, ऐसा भी कहीं पढ़ा है। नहीं, वो तो परमात्मा एक सुप्रीम डॉक्टर है जो जब श्वास पूरे हो जाते हैं तो शरीर से आत्मा को निकालता है और उसको फ्री कर देता है। और दोबारा किसी घर में डालना है तो पता भी लगता है, उसके अंदर प्रवेश कराता है। तो वो कहाँ से जाता है? बच्चा पहले 3 महीने का होगा, उसके बाद ही तो आत्मा प्रवेश करेगी ना, पहले तो शरीर तैयार होता है उसका। तो आत्मा प्रवेश करने का जो सरल तरीका होता है वो ये कपाल होता है। ब्रह्मरंध्र जब होता है। आदमी, हाँ, कपाल से कितना पिलपिला होता है कपाल, उसके बच्चे का देखो ना कितना पिलपिला होता है। वो पूरी प्रकृति से जुड़ा होता है। पिछली बार जब चर्चा की थी, उसकी नाड़ काट देते हैं गलती से, जाने में जल्दी से फ्री करने के लिए। अगर नहीं काटी जाए नाल तो वो जुड़ा रहेगा उस परम सत्ता से तब तक, पूरे ब्रह्मांड से। और धीरे धीरे करके जब नाल का समय पूरा हो जाएगा तो नाल अपने आप हट जाएगी। तो उस वक्त का जो जीवन होगा उसके बाद का, तब संसार से जुड़ेगा वो। क्योंकि संसार से श्वास तभी तो ले पाएगा नाल कटने के बाद, पहले तो ले नहीं पाता। पहले तो माँ के श्वास से चलता है। तो माँ किससे जुड़ी हुई है? उसकी नाभि से। नाभि से मतलब ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ नाभि ही है। तो है, नाभि से करीब 1.5 इंच नीचे एक पॉइंट होता है, वहां से मणिपुर चक्कर होता है, वहां से जुड़े होते हैं सभी। तो वो उसकी चेतना को डिस्टर्ब कर देते हैं बिना
मतलब अज्ञानतावश बोलेंगे हम, क्योंकि हम लोग कमर्शियल जीवन में जी रहे हैं, तो ऐसा ही होता है सब जगह पे। टाइम किसी के पास है नहीं, जल्दी से अपनी जिम्मेवारी थोपी किसी पे और चल पड़े, तो उसका परिणाम ये। सुरेश जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे है। मैं एक दिन ओशो को सुन रहा था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भी हम नाल काटने में बड़ी जल्दी करते हैं, हमें जल्दी नहीं काटनी चाहिए। तो नहीं, अगर हम थोड़ा रुक के काटते हैं, उसमें कोई रिस्क है क्या? ऐसा जल्दी क्यों काटते हैं? या कभी ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि भाई थोड़ा रुक के काटें? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि काटने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा देर बच्चे को छाती पे लटा दीजिए, माता की छाती पे लटा दीजिए वापस, और माता को उसी पोजीशन में पड़े रहने दीजिए जो सिस्टम है। परंतु हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो है नाड़ जो है उसका काल होता है, हर चीज का एक्सपायरी डेट होती है, वो उसको धीरे धीरे वो पतली होकर सूख जाएगी, पतली हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली वो आसानी से हटा ली जाएगी ऐसे, या हट जाएगी। इसको आप देखना चाहिए प्रैक्टिकल में। तो जितने भी जानवर हैं जो डिलीवरी होती है उनकी, तो आप देखिए उनकी नेचुरल डिलीवरी होती है, कितने बच्चे पैदा होते हैं कुत्ते के, कुत्तियों के, या और किसी जानवरों के देखने में आता है, तो नाड़ उनकी अपने आप कट जाती है, अलग हो जाती है, नेचुरल फिनोमेना होती है। हमको क्या है, ऐसी विद्या दिखाई नहीं जाती। गुरुकुल में कभी हुआ करती होगी, जब कभी किसी टाइम पे पढ़ाई का आश्रम में होती थी पढ़ाई, तब की बात बता रहा हूँ। ये मेडिकल साइंस दूसरे रूप के अंदर थी। आजकल तो कमर्शियल होने की वजह से टाइम किसी के पास है नहीं, और कोशिश ये की थी कि उसको चीरा फाड़ी करके बच्चा बाहर निकाला जाए। यानी ये जो भी प्रक्रिया है अच्छी नहीं है, इससे परिणाम हमारे सामने है। आज आप देख लीजिए इसको, या तो मेडिकल फ्रेटर्निटी में या समाज में इस चीज को कैसे कन्वे किया जाए कि इसको अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करके 4-6 केस में कुछ अच्छे परिणाम आए, तो कैसे इस चीज को आगे पुश करें? ये थोड़ा सा मैं विचार इस पे चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं कहता हूँ हमारे आसपास जीव जंतु जो रहते हैं, पशु रखते हैं, उनके पास जाइए, देखिए गाय के बछड़ा पैदा होता है, भैंस के बच्चे होते हैं, या बकरी के, भेड़ों के, इवन दो कुत्तों के आप देखेंगे तो 5-5, 6-6 होते हैं ना एक कुतिया के। तो वो नाड़ नहीं होते होंगे, नाड़ कैसे कटती है? नाड़ जैसे बच्चा आया थोड़ी देर बाद नाड़ अपने अंदर चली जाती है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर नाड़ चली जाती है। आप देखिए, तो अगर गौर करिए, ये प्रैक्टिकल करके इसकी वीडियो बना करके पब्लिकली बताया जाना चाहिए, ताकि क्या देखो इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है, तो क्या हमारे साथ नहीं हो रहा? नेचुरल तरीका तो वही है सारा। नहीं, ओशो का तो कहना ये था कि हमें कोई 24 घंटे वेट नहीं करना पड़ेगा, वो 10 से शायद 10-15 मिनट के अंदर ही है ना वो। अगर हम वेट कर लें तो परिणाम बहुत अच्छे सुखद परिणाम आ सकते हैं। उन्होंने ये बोला थोड़ा सा वेट करो, आप 10-15-20 मिनट भी वेट करोगे, ज्यादा आपको घंटों में वेट नहीं करना है, तो उसके परिणाम बेहतरीन आएंगे। बोले बच्चा क्या है कि जिंदगी में दुखी कम होगा, रोएगा कम। हम मतलब वो अब हम उसको जबरदस्ती काट के रुलाते हैं ना, तो अगर हम 15-20 मिनट वेट करेंगे ना, फिर काटेंगे, तो बच्चा आराम से, वो उसको शौक लगता है, तो वो शौक नहीं लगेगा, लाइफ में भी उसको अच्छा, उसका व्यवहार अच्छा रहेगा। वो मकसद उनका, वो तो बहुत बड़े फिलोसफर है, कहने का मकसद उनका बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं कि मैंने 24 घंटे इसलिए बोला, मैक्सिमम समय है ये तो। हाँ भाई आप आधा घंटा, कईयों क्या होता है, हर लेडी की, हर मनुष्य की प्रकृति में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि तत्वों का बड़ा रोल है। कोई अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, कोई वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, कोई पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, कोई जल तत्व से जुड़ा हुआ है। अब अग्नि तत्व वाला कोई केस होगा तो उसके नाड़ जल्दी से फट जाएगी। अगर वायु वाला होगा तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, और जल वाला होगा तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, और पृथ्वी वाला होगा तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा उसको। तो जो शरीर में भारी लोग होते हैं वो पृथ्वी तत्व के होते हैं। तो पृथ्वी तत्व मतलब पृथ्वी का जो खुराक है 5 तत्व की, वो ज्यादा खा लेते हैं, या उसके शरीर में ज्यादा लगती है उनको, तो भारी हो जाते हैं। अब तत्वों को, जल वाले भी ऐसे हो जाते हैं। तो तत्वों की थ्योरी का अध्ययन करेंगे हमें, तो बड़ी बड़ी गहराई समझ में आएगी भी हम अपने आप को कैसे प्रकृति से जोड़े। हमारी खुद की प्रकृति समझ में आएगी तभी तो जोड़ पाएंगे। मैं इस ग्रुप के माध्यम से चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें भाई हमारे बहनें भी जुड़ी हुई हैं, और कुछ स्टेज में भी हैं कि जो भाई आगे दादी बनेंगी, भैया बन चुकी हैं या बनेंगी 5-7-10 साल में। तो क्या हमें ऐसा एक आधा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि 10 मिनट वेट करें? उसमें कोई हर्ज तो नहीं, कोई नुकसान तो नहीं है? क्या हमारे मेंबर कोशिश कर सकते हैं? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं इंटरप्ट करूं 1 मिनट के लिए? हाँ जी। ये अगर हम एक्सपर्ट व्यू जानना चाहें,
तो काव्या है, अभी एक बार बात करेगी। हाँ जी, हाँ काव्या। बताओ, बताओ बेटा काव्या जी। आपका क्वेश्चन क्या है? कहाँ से सेपरेट नहीं करना है? उसको मदर से सेपरेट नहीं करना है क्या? नहीं, वो जो नाड़ होती है उसको काटने की बजाय बच्चे के साथ लगी रहने दें और बच्चे को उसकी माता की चेस्ट पे लटा दें उल्टा, ताकि माता की नाभि और बच्चे की नाभि आपस में जुड़ी रहे बाहर से भी, और नाड़ लगी रहे। तो नाड़ जो है उसका कोई समय होगा अपने आप वहां से हट जाएगी, या बहुत मामूली सी रह जाएगी, ताकि आसानी से हटाई जा सके, बिना काट छाट के, बिना कटौती के, बिना झटके के। नहीं, इसमें सुरेश जी एक्चुअली जो मेरा जो मैंने सुना था ना, उन्होंने ये कहा था कि उसकी जो जब तक वो नाड़ से जुड़ा हुआ है ना, तो वो उसमें मतलब 10-15-20 मिनट तक तो उसको उसी से श्वास आते रहेंगे, उसी से उसकी लाइफ चलती रहेगी। बाद में हम 15-20 मिनट बाद जब काटेंगे ना, तो वो बच्चे को शौक नहीं लगेगा। मतलब उन्होंने इतना लंबा वेट करने को नहीं कहा, काटना तो है, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई आप 10-15-20 मिनट वेट करके काटो और फिर देखो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। तो क्या ऐसा हम करके देख सकते हैं? ये काव्या जी से मेरा ये सवाल है। हाँ जी, वो 10-15 मिनट नहीं होता, वो 60 सेकेंड्स होता है, और 60 सेकेंड्स में वो 50 to 80 ml ऑफ ब्लड जाता है। तो फर्क पड़ता है उससे, पर मेडिकली 1 ही मिनट बोलते हैं, इतना ज्यादा नहीं बोलते, 10 मिनट्स। और देखा जाए तो मेडिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, भले लेट काटे या जल्दी काटे, पर जल्दी वो काट, जैसा अंकल आप कह रहे हो ना कि वो मदर की नाभि के ऊपर रख देते हैं, तो वो करते हैं, वो हम भी करते हैं, क्योंकि बेबी को निकालने के बाद इमीडिएटली मदर के ऊपर रखते हैं, फिर कॉर्ड काटते हैं, क्योंकि इमीडिएट जब उसको स्किन केयर मिलता है तो हाइपोथर्मिया, जो टेम्परेचर कम होता है, वो प्रिवेंट होता है। और फिर हम फटाफट काटते इसलिए हैं क्योंकि मदर लेबर रूम में होती है और बेबी को वार्मर के नीचे लेकर जाना होता है, और सिक्रीशंस, जो उसके नेजल सिक्रीशंस और ओरल सिक्रीशन सक्शन करना रहता है, बेबी को ड्राई करना होता है और उसको कपड़े पहनाने होते हैं, क्योंकि बहुत ये टेम्परेचर हाइपोथर्मिया का रिस्क बहुत ज्यादा होता है उसमें, इसलिए जल्दी जल्दी उसकी केयर अलग करनी होती है और मदर की अलग करनी होती है, दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं, तो इतना फीजिबल नहीं होता कि 10-15 मिनट्स वेट करें। इसमें कुछ मेडिकल रिस्क बढ़ जाता है अगर हम 2-3 मिनट 4 मिनट वेट करके करें तो? नहीं, रिस्क कुछ भी नहीं बढ़ता है, रिस्क तो नहीं बढ़ता है। देखिए इसमें सर मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी कि जो पुराने जमाने में जो घर में डिलीवरी हुआ करती थी, वहां तो ऐसा कुछ नहीं था, कौन समझते थे क्या कि हाइपोथर्मिया, व्हाट इज हाइपोथर्मिया एंड ऑल दैट। और वहां तो आई थिंक कोई ऐसा कुछ विशेष नहीं किया जाता था, बस हाँ पोंछते थे जो कुछ उसकी बॉडी पर लगा हुआ होता था, और फिर एक कपड़े से रैप करते थे। तो ये उस समय भी तो ये चलता था ना, ये सब नहीं तो इसीलिए उस समय मैटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा था, अभी वो बहुत कम हो गया है पहले से। और जब हमारी भी विलेज पोस्टिंग्स लगती थी तब हम भी लोगों को यही बोलते थे कि जो घरों में डिलीवरीज, होम डिलीवरीज मैक्सिमम प्रिवेंट की जाए और इंस्टीट्यूशनल बढ़ाई जाए, क्योंकि रिस्क ज्यादा है। और अभी ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का मोर्टालिटी रेट ज्यादा है, वो इसलिए लगता है उनको क्योंकि जो हाई रिस्क डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल में ज्यादा आती हैं, और जब हाई रिस्क ज्यादा आएंगी, नॉर्मल घर में होंगी, तो ऑब्वियसली फिर डेथ रेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा होगा। मेरा मानना है कि जैसे सर अभी कह रहा था कि ऑपरेशन कर, और जैसे आपका सिजेरियन कर, तो सर जैसे ना क्या डॉक्टर्स के बच्चे ने पानी पी लिया, ये कर लिया, तो इसमें उसकी अंतरा है, और या उसकी सांस नहीं आ रही है, या जो बच्चे की जो नाल है वो उसकी गर्दन पे लिपट गई है, तो ये सारी चीजें बोलते हैं तो घर वाले डर जाते हैं, फिर सीजर के लिए ओके कर देते हैं। हाँ, ऐसा ही जनरली होता है। जी मैं काव्या जी से जानना चाहूंगी, जी काव्या जी से इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। तो नहीं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, देखो अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का तो मैं ऐसे एकदम ही आपको कंफर्म नहीं बता सकती कि वो कितना फेवर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी और कितना सीजर, क्योंकि वो तो आजकल, पर मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किया है तो हमारे यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन भी बहुत होते हैं और नॉर्मल डिलीवरीज भी बहुत होती हैं। तो कभी कभी तो ऐसे होता है कि लास्ट मोमेंट पे पता लगता है कि बेबी नॉर्मली डिलीवर नहीं हो पाएगा, तो फिर सीजर करना पड़ता है। पर कभी कभी जो सोनोग्राफी करवाते हैं तो फिर जो जो आपने रीजंस बोले वो सब होते हैं, वो सब वैलिड रीजंस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते और सीजर ही करना पड़ता है।
नहीं, सिर्फ काव्या जी, यहाँ पे सवाल सिर्फ एक ही है कि नाल को जो हम काटते हैं वो अगर किसी केस में हम कुछ देर बाद काटें तो क्या एडवाइजेबल है कि नहीं? सिर्फ सवाल यही है, बाकी और कोई सवाल नहीं है। मेडिकली एडवाइजेबल तो 1 मिनट तक है। उसके अलावा अगर आप 15 मिनट बोल रहे हैं तो वो फीजिबल नहीं है, क्योंकि बेबी का और मदर की लोकेशन आफ्टर डिलीवरी अलग अलग हो जाती है, दोनों की केयर अलग अलग हो जाती है। कॉर्ड प्लेसेंटा से कनेक्टेड होती है। डिलीवरी के बाद 15 to 30 मिनट्स नॉर्मल टाइम है प्लेसेंटा के डिलीवर होने का। तो प्लेसेंटा इतनी देर लगता है डिलीवर होने में, और तब तक बेबी को हम मदर के पास नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी केयर करने के लिए हमें उसको वार्मर में लेके जाना पड़ता है। ये मेडिकल लिमिटेशंस हैं। तो मेरा कोई लिमिटेशंस नहीं कहेंगे, उसकी मेडिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना रिक्वायरमेंट थी 1 मिनट उतना हम रखते हैं। 1 मिनट का उन्होंने कहा है कि 60 to 80 ml एक्स्ट्रा ब्लड बेबी में जाता है, तो उतना ही बहुत है। उसके बाद तो वो सब जो उसके अंदर कॉर्ड वेस्टिजियल हो जाती है, कॉर्ड का कुछ काम नहीं होता है। में जो उसका जीवन चल रहा होता है 8-9 महीने, तो वो कॉर्ड से चल रहा होता है। हाँ, उसके बाद तो फिर बेबी अपने आप सांस लेता है ना। उसके लंग्स जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं, उनके अंदर एयर जाती है। उसके बाद उसको मदद की जरूरत नहीं होती है। वो कॉर्ड कटने के बाद की बात है। कटने के बाद ही होते हैं उसके लंग्स, तभी एक्टिवेट होंगे, कटने से पहले तो होंगे नहीं। बाद की बात नहीं है, उसके एयर में आने के बाद की बात है। कॉर्ड का तो उसका फिर काम तभी खत्म हो जाता है। नहीं, खत्म तो हो गया, पर तो अगर 10-15 मिनट रहता है तो जो फूड सप्लाई हो रही है उसको जैसे पहले मिल रहा था, तो वैसे भी तो जीवन मिलता रहेगा ना उसको। मिलता रहेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। अभी देखो, अगर जब बेबी, बताना चाहूंगा काव्या जी, इस पे मेडिकल साइंस ने अभी तक इस पे कोई रिसर्च नहीं की है। ये अध्यात्म का विषय है, ये नेचुरल विषय है, ये मेरे रिजम्पशन का विषय है। हम सच्चाई पे चल रहे हैं, क्योंकि मेडिकल में उनका एक प्रोसीजर है काम करने का, वो सिखाया जाता है, इसलिए ले जाना पड़ेगा लैब रूम में वगैरह, क्योंकि ये आपका एथिकली वे ऑफ वर्किंग है, ये आपके सेट नॉर्म्स है काम करने के, जिसपे आपको यू आर बाउंड टू वर्क अपॉन इट। परंतु मैं बात जो कर रहे हैं, हम भाई साहब बाबा जी जो बात कर रहे हैं, ये वो चीज नहीं है। हम अध्यात्म की बात में कर रहे हैं। अध्यात्म में पूरे जगत में जहां भी पशु पक्षी सारे काम हो रहे हैं, वो स्वतः ही तो हो रहे हैं। वहां पे कौन सी ब्लड लेके जा रहा है, कौन सी उनकी सिजरिंग हो रही है? एक भी केस सिजरिंग नहीं हुआ आज तक सारे पशुओं का, और सारे स्वस्थ हैं, कभी मिर्गी नहीं होती, कभी पागल नहीं होते, कभी तकलीफ नहीं होती उनको। मनुष्य ही सारे उल्टा काम क्यों करके? क्योंकि पहला जो अनुभव होता है वो उससे बिना पूछे हो जाता है, अचानक हो जाता है, और इतना अचानक होता है कि उसका जो जिस ध्यान के अंदर था वो, यानी पहले वाली मुद्रा जो होती है उस बच्चे की, वो ब्रह्मांड से जुड़ी शक्ति के साथ जुड़ा रहता है, और उसकी शक्ति जैसी नाभिक कटती है वो एकदम से बिखर जाती है। वो ढूंढता रहता है क्या होगा। वो जो बिखरना होता है वो जीवन भर नहीं संभाल पाता। और तभी हमारा समाज विकृत होता जा रहा है लगातार ही। अभी इस बात को गौर करेंगे कि विकृति कहाँ से पैदा हुई। जब पहली बार माता पिता आए होंगे, दोबारा आए होंगे, त्योहार आए होंगे, तो विकृति बढ़ती चली गई, और हर वो चक्कर में ऐसा होता है। फिर ठीक भी होती है। क्यों ठीक होती है? कुछ प्रबुद्ध लोग पैदा हो जाते हैं, वो इस तरह की घटनाओं को रोकना पसंद करते हैं, कुछ इंटरफेयर करते हैं, कुछ प्रकृति के नियमों को जान लेते हैं, उसका सपोर्ट लेते हैं, अपने आप को बदलते हैं, समाज को बदलने का प्रयास करते हैं। उन्हीं लोगों की वजह से तो समाज के अंदर अलग अलग वर्ग पैदा हो जाते हैं, और कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, तो इनका आपस में खींचता रहने से समाज में एक बैलेंस बना रहता, चल रहा है। अगर सारे एक तरफ हो जाएंगे वो भी गलत हो जाएगा। परंतु मेरा एक पूरा नेचुरल फिनोमेना को अगर हम माने तो कहीं कोई समस्या नहीं आ सकती, समस्या मैन मेड हो सकती है। सुरेश जी ने बिल्कुल सही कहा। इसमें थोड़ा डिले करने से शॉक कम लगेगा और वो सहज हो जाएगा, उससे विकृति होने के चांस कम हो जाते हैं। बस यही मेरे ख्याल से इसमें टॉपिक का कंक्लूजन यही है। निर्णय लेना चाहिए भी, अगर हमारे आगे की संतानों में किसी प्रकार की बात होती है तो हम इस पे थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सपोर्ट करें और परिणाम देखें जीवन में। ये काव्या जी के लिए चैलेंज है, इसमें देखिएगा तो केस एक्सपेरिमेंट करके देखें जरा, और फिर शेयर करें। बिल्कुल, मेरा भी फोकस रहेगा, मैं भी इसको और प्रैक्टिकली में डालूंगा। हालांकि मैं अपनी बहू का करा नहीं पाया, क्योंकि जिस वक्त तो हो रहा था तो मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मुझे वहां से जल्दी से बुलाया गया भी, वो तो हो गया, उनको तो सिजेरियन कराना पड़ रहा है, जल्दी से आओ आप। तो मैंने कहा कमाल हो गया, तो मैं कभी कहाँ के अंदर है, बस कर रहे हैं, मैं अजीब सा लग गया। मतलब मैं करूँ क्या, कैसे? कुछ माता जी मौजूद हैं,
सब कुछ मौजूद है, तो उसमें आकर के मैं ये कहूँ ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा, तो अंदर कौन जाने दे रहा है थिएटर में। तो नहीं, कुछ इसीलिए ऐसा तो मैंने ग्रुप को चैलेंज दिया ना कि कोई इसको जरा करके देखे, एक्सपेरिमेंट सेफली करे, बहुत डिले ना करे, लेकिन थोड़ा सा करके देखने की जरूरत है शायद। थोड़ा सा लंबा समय देखा, 5 मिनट लगा ले, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, बस और जितने से सरलता से हो जाए, और इन्फेक्शन वगैरह वाली बात ना हो, क्योंकि क्या इसमें सब्जेक्ट टू द एनवायरनमेंट जहाँ पे है वो उसका देखने वाली बात है। चलो ये लंबी बात है। 7 शरीर होते हैं हमारे, तो अब 7 शरीर को चीरा फाड़ी करके देख नहीं सकते, ये विज्ञान नहीं समझ सकता, ये विज्ञान से हटके बात है। ये एक एक शरीर के बारे में चक्करों से पता लगेगा, चक्कर भी दिखाई नहीं देते, गौरा दिखाई देता है। हम एक्सरे करेंगे शरीर में तो पता लगेगा हमारे को, पीछे से चक्कर है वो 1-2 नजर आ रहे हैं। और कुंडलिनी शक्ति यानी जो होती है हमारे शरीर की, वो रास्ते से, यानी कि कितने चैनल हैं हमारी, कितनी इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से उनका कंजम्पशन होता है एनर्जी का, और उसी के माध्यम से वो अपना, अरे यार क्या हो गया ये क्या हो गया? वीडियो वीडियो आपकी ऑफ आवाज कर आ रही है, लिया। आपकी आवाज आ रही है। आपने वीडियो ऑफ कर दिया। अरे आप वापस उसमें बैक वाला बटन दबाओ, सारा स्क्रीन पे आ जाएंगे सब लोग। बैक वाला बटन दबाओ। बीच में ऐड आ गया था, बीच में कोई, 1 मिनट। चल जाओ जाओ, थैंक यू। थैंक यू। आप यूं करो भाई दोबारा साहब, कर रहा हूँ। हाँ आप जी। इसे लीव करो, वापस रीज्वाइन करो। परफेक्ट, आगे सर आगे। चलिए आप टॉपिक अपना जारी रखिए, थोड़ा हम लोग डाइवर्ट कर गए थे। माइक ऑन करें सर, अभी आप म्यूट पे हैं। यस, आवाज आ रही है? हाँ जी। परफेक्ट, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, सर जैसे अब 7 नंबर वालों की मैरिज है, तो इनकी मैरिज सपोर्टिंग नंबर से होनी चाहिए, और बाय चांस नहीं हो पाती तब तो वो बैलेंस। अगर 2 नंबर मिल जाए बेस्ट है, 7 मिल जाए बेस्ट है, ये भी नहीं मिलते फिर 1 नंबर मिल जाए और भी अच्छा है, वो भी नहीं मिल रहा, 9 नंबर मिल जाए वो भी अच्छा है, बस फिर फुल स्टॉप। अगर नहीं होता, अब जैसे हमारा भी है, जैसे कोई सपोर्टिंग नंबर से मैरिज नहीं होता, तो फिर डिस्टर्बेंस सा रहता है, बैलेंस बनाना पड़ेगा। नहीं, फिर इसका देखिए, ये जो विज्ञान है नंबरों वाला, ये इसकी लिमिटेशंस है, इसकी हॉरोस्कोप चेक करनी पड़ेगी कि दोनों के अंदर कौन से प्लेनेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहे हैं, उनमें आपस में किस प्रकार का फ्रेंडशिप है, उनकी आपस में तत्व कौन से हैं, उन्हें फिर वो एलिमेंट्स थ्योरी पे काम करना पड़ेगा। अगर वो भी सही है, यानी जितने मेथड है ना, उन सारे मेथड्स के अंदर हम बार बार चेक करें, तब कंक्लूजन निकलता है कि ये चारों तरफ से सही है, कुंडली हर तरह से अच्छी है, तो हम इसको अच्छे ओके कर सकते हैं ये। ओके सर। 8 नंबर वालों की डायरेक्शन क्या रहेगी, उनको कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी? 8 नंबर 1 नंबर वालों को बताएंगे ना 1 नंबर के टाइम पे, अभी तो 7 की बात चल रही है। 8 का नहीं, बाद में। ठीक है, बेटर रहेगा ना बहन जी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर जो मेडिटेशन जो करते हैं, इसके लिए कौन सा ग्रह होता है, या जैसे मेडिटेशन का नंबर तो 9 आता है टोटल? हाँ, मेडिटेशन में कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, 9 का भी रोल है, 1 का भी रोल है, 7 का भी रोल है, और 2 का रोल भी है, और इन सब के अलावा शनि ग्रह का बहुत जबरदस्त रोल है। तो दृढ़ता शनि ग्रह की रिप्रेजेंटेशन से आएगी। वो कहाँ से दृढ़ता आएगी? जैसे हमने प्लान तो कर लिया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हमारे को मंगल ग्रह की जरूरत है, 9 अंक की। हमारा उद्देश्य है सात्विक होना चाहिए, नंबर 1 चाहिए। हम लोग पूरी तरह से सेंसिबल तरीके से होकर के रहे, नंबर 2 चाहिए।
फिर प्रकृति से जुड़ के रहें, हम नेचुरल फॉर्म में रहें, नंबर 7 चाहिए। ये इन सब का कंबाइंड कॉम्बिनेशन हो गया। अब सारे अंक मैच कर रहे हैं कहीं डेट में या परिवार में, तो सहयोग करते हैं फिर उसको। अगर 7 के साथ में 5 को लगा दिया जाए या 8 को लगा दिया जाए तो क्या होगा? विरोधाभास खड़ा हो जाएगा। वो कुछ चाहेगा करना, वो होगा कुछ। यानी उसकी शक्ति 100% की जगह पे 50% पे 60% पे रुक जाएगी, काम नहीं करेगी ज्यादा। तो शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए चारों जितना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा उतनी ही अच्छी सारी चीजें बनेगी। सुरेश जी ऐसा ना जो ये जो अगर मेडिटेशन का बताया 1, 9 और 7, तो जिनके मूलांक अगर 5 है, जिनकी मूलांक मतलब इन 4 नंबर से अलग है, तो क्या वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा बहन जी। मतलब आप देखिए सारे अंक बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया है, परंतु इन अंकों के हिसाब से हमें प्रीलिमिनरी नॉलेज ही मिल पा रहा है। गहरे तल पे लेने के लिए उसकी हॉरोस्कोप अध्ययन करना ही पड़ेगा और वहां से पता लगेगा। जैसे मेडिटेशन का जो मेन कारक ग्रह है वो सैटर्न है। जितना अच्छा सैटर्न आपकी कुंडली में होगा उतना आपकी मेहनत कम करनी पड़ेगी, संसार में भी अध्यात्म में भी। जितना उसका कंजंक्शन यानी उसकी जो प्लेसमेंट है, यानी वो किस राशि में बैठा हुआ है। अगर बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है शनि, तो ऐसा मानिए एक गुरु के घर में चला गया, वहां उसकी शक्तियां वैसे बढ़ जाएंगी। अगर वो मंगल के घर में चला गया तो शक्तियां आधी रह जाएंगी। इसी प्रकार उसके दूसरे जो कार्यक्रम हैं उसके हिसाब से भी वो अध्ययन करना पड़ेगा। सभी लोग सफल हो सकते हैं। कोई फार्मूला, कोई तथ्य, कोई वाक्य, कोई सिद्धांत परिपूर्ण नहीं हो सकता। अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। ये आपके अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है। इन सब के अलावा भी जितना साहित्य उपलब्ध है इसको एक बार साइड में रख दीजिए। आपकी खुद की विल पावर सर्वोपरि सुपरसीड करती है। इसमें सुरेश जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जो सोनिया जी ने कहा या और भी मेंबर कह रहे हैं, देखो अगर ऑप्शन हो तो हम मैच कर लें, लेकिन यहाँ तो अब सब लोग कमिट हो चुके, सब लोग 40, 50, 55 के हो गए और वो जो कमिटमेंट होने थे हो चुके, शादी होगी, बच्चे हो गए, जिस डेट में उसी में हो गए। अब तो ये है कि भाई कैसे उस चीज को आपने मैनेज करना, कैसे बेहतर करना है, इस पे फोकस रखा जाए। जानकारी से जरूर मदद मिलती है, आगे करना है बच्चों की, वो आप मैच कर सकते हैं। एक छोटी सी बात कहूंगा, केतु का अंक 7 अंक 48 साल की उम्र का 48 साल होता है। तो जो अब 48 साल क्रॉस कर गया है तो 48th ईयर को कैसा फील किया? अगर वो 48th ईयर अच्छा बीता है, प्रोग्रेस वाला बीता है, तो समझ लेना चाहिए आपका 7 अंक भी राहत दे रहा है और केतु ग्रह आपका ठीक है। अगर 36th ईयर अच्छा बीता है, टर्निंग पॉइंट बीता है, तो शनि ग्रह अच्छा रहा होगा। 42 बीता है तो राहु ग्रह अच्छा रहा होगा। 28 अच्छा बीता है तो मंगल ग्रह रहा होगा। 25th अच्छा बीता है तो वो सूर्य ग्रह का हुआ। 22 बीता है बुध ग्रह का हुआ। 24 बीता है तो चंद्रमा का हुआ। ये सारे ग्रहों की उम्र होती है, इस उम्र के बाद उसने अपना काम अदा करना है। तो ये फिर रिपीटेशन में भी आता है, यानी घटना फिर उस रिपीटेशन के बाद फिर वापस वही पात्र बदल जाएंगे, घटनाओं का कुछ सार वही रह जाएगा। तो पिछले सर मैं एक चीज पूछूंगी सर, 7 नंबर के लिए, जैसे शादी के लिए बोलते हैं 7 फेरे होते हैं, शादी के लिए बोलते हैं 7 जन्मों का रिश्ता होता है, 7 समंदर कहा जाता है और 7 लोक भी कहते हैं। हालांकि ये बात तो सत्य मुझे नहीं पता, 7 लोक होते हैं जगह में, तो इससे क्या इसका तात्पर्य है? ऐसा क्यों कहते हैं हर बात में 7 का कनेक्शन? 7 अंक का जो आप तो जन्म का 7 को आप ऐसे देखिए कि जैसे 7 रंग हैं, ये नेचुरल रंग है ना। 7 स्वर हैं। अब आज तक जितने स्वर खोज किए गए, 7 ही किए गए, उसमें सारा संगीत टिका हुआ है। सारे रंगों का जो सारे इंद्रधनुष है वो 7 पे टिका हुआ है। सारे जो ग्रह हैं, अगर जो काम करने वाले मेन ग्रह हैं 7 ही हैं। तो 7 नंबर अल्टीमेट होता है। इसको शुभता की दृष्टि से भी देखा जाता है अध्यात्म के अंदर। अब आप कहेंगे कि 7 ही क्यों हुआ? तो 7 अजूबे भी तो 7 ही है, 8वां अजूबा अभी तक हुआ ही नहीं।
चूंकि कभी न कभी कोई बात चली होगी, किसी ऋषि मुनि ने इस चीज को नोट किया होगा, तो उन्होंने इस बात को जोर दिया कि भी 7 अंक का ये मीनिंग निकलता है। हम तो एप्लीकेशंस में आ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमने आसपास भी देखे तो ये बात सही नजर आती है। 7 अंक वाले लोगों को देखिए, सप्तऋषि हैं। हाँ, सप्तऋषि है, वो भी 7 सप्तऋषि भी है। और इसके अलावा देखिए 7 अंक जिनका भी है वो प्रकृति से नेचुरल फॉर्म में रहने के ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको चांस मिलते हैं। अपने ग्रुप के अंदर 7 अंक छाया बहन जी का है, तो आ जाए मीटिंग में। जी भाई साहब नमस्ते। आपका 7 अंक है ना, तो अब आप देख लीजिए आपकी क्वालिटी में जो मैंने वर्ड बोले हैं सारे मैच करते होंगे। जी बिल्कुल, और मेरा जीवन का 48वां साल भी मेरा बेस्ट ईयर है। अभी आपका 48वां चल रहा है जी। हाँ, तो मकान नया बन रहा है आपका, देखिए। हाँ जी। हाँ, तो ये टर्निंग अच्छा जा रहा है। मीन्स क्या, वो 7 अंक जो लकी हो आपके लिए, शुभता लिए हुए हो आपका, अब तरक्की की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जितनी भी चिंताएं थी या जितने भी मन के अंदर नेगेटिव पार्ट्स लैगिंग बिहाइंड चल रहे थे या अधूरे कार्य रह गए थे, वो 48 के आकर के पूरे हो जाते हैं, कि पूरी संभावना होती है। फिर आप इसको बदल जाते हैं, यानी और 49th ईयर जो अब आएगा आपका, तो शरीर 7वीं बार अपना नया रूप धारण कर लेगा, नए मकान में चले जाएंगे आप। और सर आपने जो बोला उसमें से एक चीज मैं कहूँ 99% भी नहीं 100% ट्रूथ है। मैंने अपने जो आपने बोला बिल्कुल वैसा ही है, और एक बड़ी पूर्णता का एहसास जो अभी से होने लगा है। इच्छाएं नहीं रही है, चेंज जीवन का जो भी आपने बताया। आपने मुझे एक बार बताया था कि अब कितनी बातें आपने की, शायद मैं आपसे वो डिस्कस नहीं कर पाई। ऐसे था कि बहुत कुछ करना है, डायरेक्शन वाइज सर, नेचर वाइज जो चीजें है वो इतनी इम्पोर्टेंट है लाइफ के। आपने जो ईयर्स बताए उसमें भी मैंने ये चीज महसूस की है। जैसे मेरे नाम का अंक 7 है, मेरा फोन का नंबर 7 है, मेरे घर का नंबर 7 है नए वाले का, और मेरी गाड़ी का नंबर 7 है। क्या बात है। और सब अपने आप, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। जब मैंने ये कैलकुलेट किया तो मुझे लगा कि हर जगह मेरा 7 अंक ही आ रहा है, अपने आप ही आ गया, अपने आप हर जगह। भाई ग्रेस। तो और टोटल करने पे 2 नंबर आता है, और मेरे परिवार में सबका जन्मदिन 2 को आता है। क्या बात है, क्या मेरी बात है। शादी भी 2 तारीख की है, तो सब कुछ वही है। मतलब उन नंबरों के बीच में ही आने के बाद तो उसके तो समझ आता है। अभी नंबर का जो मैजिक है, हम जितना समझते हैं ना, तब हम एक्चुअल में ये अपने आप को समझने की प्रक्रिया है। हम अपने नंबर से ऑब्जर्व करिए आप। बिल्कुल। और आपको कितने लकी है, अभी तक अनभिज्ञ थे इन बातों से, आपको पता लग गया तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, बहुत सारा बूस्टिंग पंप लग गया, ये थोड़ा और बूस्टिंग हो गया ना। यही ज्योतिष का लाभ लेने की बात है। इतनी सी बात है ज्योतिष में, अभी निराश व्यक्ति भी थोड़ा अपने आप को सकारात्मक रूप में ला सकता है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे सर आपने कहा ना 2 और 5 में मून की और बुध की क्वालिटीज भी आ जाती है, तो जब 7 के साथ जुड़ती है तो मून और बुध की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज आती है या जो जनरल क्वालिटीज है वो आ जाती है? देखो क्या होता है कि मून का अंक 2 है। मून का मतलब होता है शीतलता देना, तो कभी गर्म नहीं होता, हमेशा शांत ठंडा और भरपूर शीतलता से। और बुध ग्रह जो होता है वो, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये जिसके साथ जुड़ता है ना उसका रंग ले लेता है। यानी आप देखिए, पानी, मून मतलब चंद्रमा, पानी को जिस मर्जी ढांचे में डाल दीजिए वो वैसा रूप ले लेगा। बुध ग्रह चूंकि हरियाली का कारक है, उसको कहीं पौधे में डाल दो, गमले में रख लो, जमीन पे लगा दो, कैसे भी कर लो, वह भी अब परिवर्तनशील वैसा हो जाता है। दोनों के कॉम्बिनेशन में एक प्रकार का नैसर्गिक संगीत बनता है। दोनों मिल गए। मून को रस भी कहते हैं और बुध को पौधे भी बोलते हैं। तो रसदार पौधे, पौधों में भी जान होना, यानी आपके हाथों से जितने पौधे लगाएंगे वो जीवित हो जाएंगे, जितने बीज डालेंगे वो जीवित हो जाएंगे, डेड नहीं होंगे, अपनी उम्र पूरी करेंगे। आप जिस परिवार में जाएंगे, जिस मोहल्ले में जाएंगे, जिस
जगह पे जाएंगे, जो कार्य करेंगे वो कार्य में प्रोडक्शन निश्चित होगी ही होगी, क्योंकि ये उसका एक प्रकार से बाई प्रोडक्ट, एक गॉड ग्रेस मिलती है इस वजह से। और जहां जाएंगे वहां पे फ्लोरिश होएगा। जैसे आपने मकान बनाया तो वहां तो खाली था, आप जैसे बता रहे थे, बाद में चारों तरफ डेवलपमेंट शुरू हो गई, तो आप जहां गए वहां तरक्की की स्पीड बढ़ गई, रेट बढ़ गए, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें आप जीवन के हर पहलू में जब से पैदा हुए, जब से होश संभाला तब तक लेकर आज तक आप कंट्रोल देखेंगे, अपने आप को चेक करेंगे, तो ये सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। इसी तरह से दूसरे नंबर भी हैं, उनका अलग से बताया गया, वैसे मिलता चला जाएगा। तो हमें इन नंबर्स का सीखने को ये मिला भी, इस नंबर से मुझे बेनिफिट हुए, तो हमें आगे के भविष्य में भी इस तरह के नंबर को काम में लेना है, तो आपको राहत मिलती चली जाएगी। क्योंकि 7 का मतलब सरल स्वभाव होता है, बिल्कुल ही जिधर मुड़ गए, चलते चलते मुड़ गए, तो वो रिग्रेट कम होता है, रिग्रेटेशन जो है कम है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर सीनियर मिलकर भी यही बनाते हैं सर, और सर 16 का होता है। हाँ, 1 और 6, अब 6 ग्रह होता है। देखिए एक तो बड़ा सिंपल है, सरल, बिल्कुल कहीं से भी देख लो एक जैसा डंडी है पूरी, और 6 सी को नीचे लाके गोली बना दी, तो इसका मतलब है 6 अंक वाले कुछ मन में रखते हैं बात को, यानी पूरी बात खुलती नहीं है इनकी। तो 6 अंक शुक्र ग्रह का है और 1 अंक है सूर्य ग्रह का। शुक्र और सूर्य आपस में देखा जाए तो एक तो हो गया, जैसे शुक्र को फूल मान लीजिए आप, फूल, खिला हुआ फूल, और सूर्य को मान लीजिए आप जैसे उसकी किरणें हो गई। आपकी वॉइस कट के आ रही थी, क्लियर नहीं थी, एक बार रिपीट कर दीजिए। ये सूर्य ग्रह का अंक 1 हो गया, 6 अंक हो गया शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह को हम बोलते हैं फ्लावर, और सूर्य तो फिर उसकी रेज होती है, सूर्यमुखी का फूल मान सकते हैं आप। तो सूर्यमुखी का फूल क्या करता है, सूर्य के साथ साथ सापेक्ष घूमता है। जानते हैं सूर्यमुखी फूल के बारे में? तो और शाम को आगे मुरझा जाता है, सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। तो यानी इनको अगर ये इंडिपेंडेंट होता 6 अंक, तब तो ये बात कुछ और थी। अब चूंकि 1 जुड़ गया तो उसके साथ में उनकी जो आइडेंटिटी है उसमें परिवर्तन हो गया। अब इनको कोई कंट्रोल करने वाला दूसरा हो गया, यानी ये गवर्न होने लगे दूसरे के माध्यम से। ये जो 16 नंबर देखो क्या है, अभी 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 करेंगे, फिर हम 11, 12, 13, 14 चलेंगे, तब ये बातें और डिटेल में पढ़ेंगे भी, इनके बारे में क्या क्या खास बातें हैं। क्या होता है कि हमें विश्लेषण करना है, मैं भी एक प्रकार से विश्लेषण ही कर रहा हूँ, चूंकि ये इस क्षमता में पहुंच गया हूँ कि मैं आसानी से इसको विश्लेषित कर सकता हूँ। तो पहले आज 30 साल पहले नहीं कर सकता था, मैं पढ़ता था क्या होता है ये पता नहीं, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो अब तो मैं काफी कुछ कह सकता हूँ, उसको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो उसका मीनिंग ये होता है, हमें बात समझ में आनी चाहिए, मेन मकसद क्या है। 7 अंक का मतलब जो आज का है कि 7 अंक वाले लोग काफी सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, इनको बोला जाएगा सिंपैथेटिकल लोग होते हैं। ये दूसरों के दुख में सुख में जल्दी से मिक्सअप हो लेते हैं। परंतु मेरी यहाँ एक राय रहती है, इनको अपनी जो बातें हैं, जो प्लानिंग है, जो इनके खुद के इंटरेस्ट की बातें हैं, वो ज्यादा लोगों में शेयर ना करें, क्योंकि ये हर किसी को जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो वहां पे धोखा हो सकता है। पार्टनरशिप सूट नहीं करती, तो करनी पड़े तो रिटर्न के अंदर की जाए ताकि गलती ना रहे। अब और कोई बात? सर एक क्वेश्चन हो रहा है, वो किसी भी नंबर के लिए, जैसे हम 7 बोलते हैं या 8 बोलते हैं सर, उसकी भी स्पेलिंग होती है, तो उसकी स्पेलिंग को कैलकुलेट करके भी तो कोई और नंबर आएगा। 7 जैसे 7 को हमने सर कैलकुलेट किया तो 6 नंबर आया। 5 और 6 + 5 + 5 तो 15 और 6 अंक आ गया, ठीक है। तो 6 अंक आ गया, तो अब 7 के अंदर इसको मैं ऐसे बोलेंगे कि 7 का तो मैंने मीनिंग बता दिया। अब 6 जो है शुक्र ग्रह का अंक हो गया,
तो 7 वाले अंक शुक्र को क्रॉस करके बना, 1 2 3 4 5 टोटल लेटर 5 है। बुध ग्रह 5 अंक 6 अंक इसको, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं भी 6 अंक को क्रॉस करके 7 बना, यानी 6 का उसके अंदर प्रभाव है, यानी कि 6 शुक्र यानी वर्ल्डली कंफर्ट्स उसको मिली हुई है, गारंटेड है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। वर्ल्डली कंफर्ट्स 6 ग्रह से देखी जाती है। शुक्र ग्रह जिनकी कुंडलियों में ठीक होता है, सारे संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं उसको मिलती है, गारंटी होती है, मिलेगी इनको जैसे समय आएगा। तो आपका 48 पूरा हो गया होने वाला है, फिर 49 आने वाला है, तो अब आपकी जिंदगी का नया फेज शुरू हो रहा है, सेकंड फेज, उसमें आप बढ़ चुके हैं। तो सारी तरह की व्यवस्थाओं के बीच में आप अपने आप को बड़ा ही अच्छा फील करेंगे। अब आप अगले चरण में जब ध्यान साधना में चलेंगे या अपने आप को उसमें डाल रखा है, तो ये आपके लिए सोने में सुहागा, यानी 7 अंक वाले ध्यान साधना करें तो इनका जीवन दैवीय शक्तियों से भर जाता है। 7 अंक को दैवीय शक्ति भी कहते हैं, यानी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अचानक कहीं बाहर की शक्ति से हमारे को समस्याओं में घिरता हुआ देख करके मदद अदृश्य रूप से प्राप्त होती है। वो 7 अंक के माध्यम से मानिए, इंट्यूशनल पावर की वजह से मानिए, या आपको कहीं ना कहीं कोई इष्ट देव जिसको बना रखा है उसकी वजह से आपको प्राप्त हो सकती है, या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जहां से उसकी शक्ति आप पर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये सारा खेल अदृश्यता से चला रहा है और ये शुभता को लेता है। आप उस लायक बनते चले जाते हैं तो वैसे वैसे होता रहता है। बिल्कुल सही सर। जैसे आपने बोला कि 7 राहु का है, केतु का है और 4 राहु का है, तो 7 और 4 अगर मिल जाए तो क्या होगा? हाँ 47 नंबर हो गया ना। नहीं मानो शादी होती है 7 और 4 नंबर वाली की। हाँ तो उनका कारण है कि मैं जब हॉस्टल में रहता था, मेरे रूम का नंबर 47 था, मुझे उसको पता नहीं था। मैं आज एनालिसिस करता हूँ क्या होता था, 48 में भी रहा, 47 में रहा। तो ये एक एक्सल यानी एक एक्सेस के बीच में होता है। तो एक तो ऐसे मानो आप रस्सी ले रखी है, एक रस्सी उधर से खींच रहा है और एक रस्सी इधर से खींच रहा है, 2 किनारे हो गए रस्सी के, वो हो गए राहु केतु। यानी अगर दोनों का गठजोड़ कर दी, शादी कर दी जाए उनकी, एक पूर्व दिशा में जाएगा, दूसरा दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगा, मिलान नहीं होगा, जीवन में मिलान नहीं हो पाएगा ढंग से, तरसते रह जाएंगे मिलान करने के लिए। पर अगर हो गई है तो कैसे उसको हाँ हो गया है तो इसका भी तोड़ है। जब किसी कुंडलियां नहीं मिलती है, गलती से किसी रूप के अंदर भी समाज के परिवेश में आकर के भी शादी हो गई या हमने ऐसा कुछ कर लिया, तो एक जो मैंने अनुभव किया जीवन में आज तक, वो ये मैं कहना चाहूंगा, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डुबो दीजिए, बस यही एक रास्ता है। जैसे ही आप करेंगे संसार से प्यारे न्यारे बन जाएंगे, संसार से उम्मीदें नहीं लगाएंगे, संसार को कुछ देने का भाव रखेंगे, देंगे और भूल जाएंगे, तो रिग्रेट जीवन में नहीं रहेगा। और ये सर्वोपरि मानव जाति का एक संकल्प भी है कि हम अपना जन्म अंतिम सिद्ध करके जाएं, तो बिना स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आए नहीं हो सकता। और जैसे ही आप ये सब उम्मीदें छोड़ करके स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ लेंगे, तो वर्ल्डली कंफर्ट्स और वर्ल्डली जितनी भी आपको लगता है जरूरतें हैं, आसानी से आपके पीछे पीछे चलेंगी, ये गारंटी है। ये क्योंकि हम संसार को महत्व देने के साथ में अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, एकांत प्रिय नहीं बन पाते। मन से, शरीर से नहीं मैं कह रहा, मन से कह रहा हूँ, मन को आप एकांत प्रिय बना दीजिए कि मन जो है परमात्मा में लगा रहे, उसकी चिंतन में रहे, शरीर भले संसार में रहे। शरीर का संबंध सामाजिक प्राणियों से है तो उनका महत्व है वो वहां तक सीमित हो गया, उनका जो लेन देन है चलेगा, परंतु आप अपने मन से परमात्मा जुड़िए। और गुस्सा जब भी आता है बिना मन में उलझन के नहीं आता, और गुस्सा हमेशा छोटों पे आता है, बड़ों पे आता भी नहीं है, कर भी नहीं सकते, आप डरते हैं। तो छोटे लोगों, छोटे बचपन में एज में जो भी हैं या पद में छोटे हैं, उन पे गुस्सा आएगा। गुस्सा क्यों आएगा? मन की उलझन आपकी है, उसकी नहीं है। मन की उलझन खुद की है, गुस्सा हम किसी रूप में एनर्जी को बाहर नेगेटिव निकाल रहे हैं। उम्मीदें हम करते हैं पूरी नहीं होती हैं, प्लानिंग करते हैं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं जब हम बंद कर देंगे और बहना सीख लेंगे दुनिया में,
तैरना और बहने में अंतर होता है कि परमात्मा तेरी मर्जी जैसे चलाना चाहे चला ले, मेरे को आज का टास्क ही मिला, मैं इसको करके निश्चिंत, पता नहीं क्या होगा। मन ही मन अपने आप से वार्तालाप करते हुए कुछ समय के लिए परमात्मा के चिंतन में थोड़ी देर बैठेंगे, यकीनन आपके दिन भर की थकान भी दूर होगी, भविष्य की चेतना का पता लगेगा, अपने आप को और ऊंचा करने में सक्षम हो पाएंगे। यही एक रास्ता बनता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तलाक लेना, इधर रहना, उधर रहना, अलग रहना, सब ये सब चीजें संसार के लिए है, कुछ लेना देना नहीं है इससे। मैं नहीं मानता इन चीजों को। दृढ़ता चाहिए अपने आप के अंदर कि मुझे संसार को देना ही है, खत्म, बात ही खत्म हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन पूछे? हाँ जी। सर जैसे अब हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल गए, नेचर हो गया, दृढ़ता के साथ चल पड़े। सर ये ज्ञान अगर हम जैसे किसी को दे रहे हैं, हमें जानते हैं अपने, वो डांटते हैं कि तुम ज्ञानी बन गए हो, तुम दूसरों को क्यों उम्मीदें रखते हो, तो सर क्या इससे क्या हमें प्रॉब्लम आने वाली है कि वो नहीं, चला नहीं आने वाली, क्योंकि आप देखिए प्रकृति के सपोर्ट में या प्रकृति के रेफरेंस में या नेचर के किसी रूप के अंदर भी आप कुछ भी देते हैं, एक क्षण भी देते हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं वो एक क्षण मल्टीपल होकर के पॉजिटिविटी के साथ वापस लौट के आपके पास आएगा। वो आपकी सच्ची धरोहर होगी जो आप साथ लेकर के जाएंगे धरती से। सर अब जैसे नजरिया पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, सबके लिए अब करुणा आती है, जैसे जो लगता है अज्ञान है तो सर उसको थोड़ा सा मन करता है उसको भी हम ज्ञान दें कि क्यों उलझनों में रहता है, तो सर उसकी वजह से हमको डांट पड़ती है, तो सर क्या ये चीज नहीं, देखिए मैं यहाँ कहना चाहूंगा, इसका तरीका ये होता है कि आप युक्ति ढूंढिए, इसको बोलते हैं युक्ति। युक्ति का मतलब होता है समय सामने वाले को बुरा लग रहा है आपकी बात का और आप विरोध भी करें तो किस सीमा तक करेंगे, एक सीमा हो जाती है, उसके बाद विरोध नहीं हो पाता, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप परमात्मा से डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हैं और उसके प्रति मन में दुआएं दे सकते हैं, प्रभु इसका जीवन भी मेरे से बढ़िया हो जाए, ये भी बहुत अच्छी तरह से हो जाए, मन ही मन तो कह ही सकते हैं। वो प्रयोग करेंगे तो उसका तरीका मैंने कई बार बोला भी है, सुबह उठिए, शाम को जैसे फुर्सत मिलती है आंख बंद करके उस व्यक्ति विशेष की छवि अपनी आंखों के सामने लाइए और उसको आप प्यार से जो बोलना है बोलिए। आप यकीन करिए आपके सारे स्पंदन, सारे विचार वहां पहुंच जाएंगे और वैसे वैसे काम होने लग जाएंगे। अगर आप बहुत जल्दी उठते हैं सुबह तो ऐसा समझ लीजिए पूरी धरती के ऊपर जितने लोग रह रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग रह रहे हैं, उन सब को, जाने अनजाने लोगों को आप अपनी कृपा बोलता हूं मैं, आपके पास एनर्जी है, तरंगों के माध्यम से दुआएं दे सकते, सब लोग का कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब खुश रहे, पृथ्वी पर सब जीव जंतु, मनुष्य, सभी तरह की जो जीवंतता है वो जीवंतता नैसर्गिक तरीके से, ईमानदारी से, सच्चाई से चले और उनका जीवन सफल हो। यहाँ पे आना, यहाँ पे जन्म लेना, पूरे ब्रह्मांड को नमस्ते करिए, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को थैंक्स कहिए। आप देखिए इतने गजब के फीलिंग करेंगे तो आपके कण कण से, शरीर के रोए रोए से वो आवाज निकलती चली जाएगी, यानी गीत गाने नहीं पड़ेंगे, स्वतः निकलेंगे गीत। अब आप ऐसी स्थिति में आपको देख के लोग सुधर जाएंगे, कहने की जरूरत कब पड़ती है, और ऐसी जरूरत भी क्या है आप अपना काम करते रहिए। इसमें मेरा कहना ये है कि जो भाई आपसे पूछे, जो आपसे सलाह लेना चाहे उसको जरूर दीजिए, और जो नहीं लेना चाहता उसके लिए प्रार्थना करिए, उसको दीजिए मत। सीख उसी को देने का फायदा है जो लेना चाहे, जो ले उसको दीजिए, नहीं तो उसके लिए प्रार्थना करिए बस। आपके पास जैसे अब थोड़े और अभी मैच्योर होंगे तो जैसे आपको लोग मिलेंगे तो आपकी वाणी से, व्यवहार से, आपकी ओरा से आपसे कई बातें कि बहन जी हमारे को कुछ रास्ता बताओ, तब बता दीजिए। और वैसे चला के मन ही मन बोलते रहो भी इसका जीवन सुधरे। जैसे मैं भी कई बार कहता हूँ इतना धनवान बन जाए कि मेरे पास किसी मदद के लिए ना आए, खुद ही इसकी मदद हो जाए। तो मैं ऐसे, हाँ, तो वही चीजें बताना चाहता हूँ। ऐसा होता भी है फिर, क्योंकि आपके मुख से निकले वो शब्द पूरे हो जाएंगे जैसे से आप और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे और स्वतः ही देखेंगे तो वहां कल्याण हो जाएगा। यानी आप अपनी शक्तियों को बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ती चली जाती हैं। जागृत नहीं, सब शक्तियां हैं, एक्टिवेट करना होता है उनको। तो आज 9:05 हो गए हैं। मेरा सबसे आग्रह है कि कोई विशेष बात हो तो करें, तो इस मीटिंग को वाइंड अप करें। कोई किसी मन में लास्ट क्वेश्चन कोई है तो बोले। सर इसके वो टाइम पीरियड कौन सा बेस्ट होता है 7 के लिए, जैसे मंथली वाइज आप बताते हैं सर?
इसका टाइम पीरियड मैंने बताया नहीं तो बता देता हूँ आपको। इसका टाइम पीरियड है साल का जो 21 जून से लेकर के 25 जुलाई का जो समय होता है पूरे साल में, हर साल 21 जून से 25 जुलाई तक का ये समय इनके लिए बेस्ट होता है 7 अंक वालों का। ठीक है सर, आपने वो नहीं बताया जैसे इनका फिजिक के आधार पर इनको कई बार जैसे बीमारियों के बारे में भी आप बताते हैं, या इनके शरीर में कौन सा अंग ज्यादा वो इफेक्टिव हो सकता है, ये चीज आपने नहीं बताई इस कदम के लिए। देखो, जल तत्व से जुड़ा हुआ खेल है। 7 अंक तो जलीय बीमारियां इनको हो सकती हैं। जल ज्यादा पीते हैं, जल कम पीते हैं इसकी वजह से, या जल असंतुलित पीते हैं इसकी वजह से, या जल का प्रयोग कम करते हैं ज्यादा करते हैं उसकी वजह से। तो जलीय बीमारी क्या क्या हो सकती है? पेट संबंधी बीमारी हो सकती है ज्यादातर तो, या फिर हमारे बॉडी में जो रक्त का प्रवाह है खून का, उसके अंदर भी जल होता है, तो उस प्रवाह के अंदर भी कोई बात आ सकती है। पर ये जरूरी नहीं है कि होगी ही होगी, होएगी तो वहीं होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी। और अंगों की बात करें अपने, तो लंग्स जो होते हैं, और लंग्स का प्रभाव पड़ता है, थ्रोट का प्रभाव पड़ता है गले पे, ENT डिपार्टमेंट है ये इससे जुड़ा हुआ होता है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो आप शरीर की जो उम्र के हिसाब से जो आ रहा है एज फैक्टर का, वो तो खास बात नहीं है। बीमारी शरीर में पैदा होना जरूरी नहीं है। कोई कहे कि ऐसा होकर के होगा, नहीं, ये चॉइस का विषय बनता है। जितना आप बीमारी सारी पहले मानसिक होती है ना, मन से सारी ट्रांसफर होती है शरीर पर। तो मन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है, उसको आपने क्लीन किया हुआ है, परमात्मा की याद में न्यूट्रल रखा हुआ है, तो यकीन करिए बीमारी हो ही नहीं सकती। फिर ये बात एज के हिसाब से धीरे धीरे वीक होंगे और अंत में बिल्कुल आसानी से अपना जीवन पूरा करके चले जाएंगे, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी खास बात के। ये शक्ति मौजूद है आपके पास। कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को हॉस्पिटल जा करके शमशान घाट जाना होता है, जरूरी थोड़ी है। तो आप देखिए क्या आपका जीवन शैली है, उस पर चलेगा, क्या आपकी सोच है। तो ये एक लंबा विषय है, इस पे कभी फिर और लंबी बात कर लेंगे। जीवन को जीना कैसे है, ये तभी पेंडिंग पड़ा ना। अध्यात्म का अपना बीच में बंद कर दिया था, 2 साल भी थोड़े बड़े, और लंबा कह सकते हैं इसमें क्या, तो चलता रहेगा। प्रश्न तो क्रिएट हो तभी जवाब मिलेगा ना। आपने अच्छा प्रश्न पूछा बहन जी। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछना, लेकिन आपने जो बताया ना 7 नंबर के लिए, मेरे परिचित में 2 लोग हैं, एक 7 वाला एक 16 वाला, दोनों को सर्दी बहुत होती है, साइनस की प्रॉब्लम है। इसमें आपने एकदम सही बताया जलीय तत्वों के लिए, वो मेरे दिमाग में आई बात। मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब मैं बहुत गहरी नींद में जाना चाह रही हूँ, या मैं ध्यान में हूँ, एकाग्र होना चाह रही हूँ, तो मेरे को राइट हैंड में, कंधे में प्रॉब्लम है बचपन से, बाय बर्थ है। उस जगह पर मुझे बहुत तीव्र पीड़ा होती है इस समय पर, मतलब मेरा ध्यान वहां जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जब मैं ध्यान लगा रही हूँ? अगर आप ध्यान लगा रहे हैं और आपकी पीड़ा किसी अंग में कहीं पर भी है, नॉट ओनली हैंड की बात करिए, कहीं पर भी है, अगर आप अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखते हुए अपने अटेंशन को, यानी ध्यान को, आप उस पीड़ा वाले पार्ट पर ले जाएं और पीड़ा को महसूस करने के साथ में उसको ऐसे भाव से देखें कि पीड़ा हो कहाँ से रही है। तो मेरा विश्वास है कि थोड़ी देर के बाद में पीड़ा गायब हो जाएगी, क्योंकि आप खुद वहां पहुंच चुके होंगे उस पीड़ा वाले स्थान पर। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो, एंड वेयर एनर्जी विल फ्लो थिंग्स विल ग्रो। जहां पे एनर्जी चली गई आपकी अटेंशन के माध्यम से, फोकस होने के माध्यम से, वहां पे वो अपना कार्य हीलिंग का निश्चित तौर पे करेगी। क्योंकि हम दर्द के बारे में सोच रहे होते हैं, दर्द के सोर्स के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। आप उस सोर्स को ढूंढिए, जैसे श्वासों के सोर्स को ढूंढिए, श्वास सोर्स ढूंढिए, जा कहाँ रहे हैं और आ कहाँ से रहे हैं। इस सोर्स को ढूंढना जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। ध्यान की प्रकाष्ठा उसी को बोलते हैं। श्वास आ कहाँ से रहे हैं, सोर्स कहाँ है। इसी प्रकार पीड़ा का सोर्स कहाँ है, उस सोर्स की तरफ आपका फोकस करिए,
यकीन करिए बहन जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वहां एक बार गई, उसी वक्त फीलिंग हो जाएगी फटाफट फटाफट फटाफट। फिर वो कर नहीं पाते। जी, ये कुछ दिनों से मुझे बहुत ज्यादा जा रहा है कि मेरा ध्यान बिल्कुल उस कंधे के उस पॉइंट पे जाकर टिक जाता है, तो मुझे जाएगा लगा ना? कि मुझे जाएगा जाएगा, क्योंकि जब वो पार्ट स्वस्थ था तब ध्यान नहीं गया था, जब दर्द हुई तब चला गया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो अब आप टेंशन उसको, मांग रहे हो। हाँ जी, हाँ टेंशन मांग रहा है, आप उसको प्यार करिए, शरीर आपका है, यस यस ओके, पुस्तक में लिखा है प्यार करिए अपने शरीर को, अपने एक एक अंग को, अपने पैरों को चूमिए। आप कितने किलोमीटर यात्रा करा दी इस पैरों ने आपकी, कभी इसको प्यार से पुकारा आपने? एक एक उंगली को चलाइए, कितना उन्होंने आपको भोजन करने में लेकर के लिखने में कितनी मदद की है आपकी, आपके हाथों को कभी प्यार से चूमिए ना ऐसे करके। आपके सहयोगी तो यही है सारे जो आसपास ही हैं आपके, हम इधर तो ध्यान देते नहीं है, सामने वाले बंदे की तरफ सोचते हैं वो मेरी सहयोग नहीं कर रहा, फिर कंप्लेंट्स फिर जी जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, थैंक यू। आप अपने आप को सक्षम हैं, बस ध्यान अपने पे लाना है। आंखें बाहर देखती हैं, थोड़ा आंखों को अंदर मोड़ना है, बस इतना ही काम करना है। थोड़ा कम खोलते हैं आंखों को, आंखें पूरी मत खोलिए, अंदर अभ्यास करिए कि मेरे पास क्या है और मुझे क्या करना है, मेरा इस वक्त मुझे क्या करना है, मुझे किससे, अपने बारे में चिंतन करिए बहन जी, बात खत्म। ओके, थैंक यू। ओम शांति। शुभ रात्रि, ओम शांति। सर नमस्कार। रखिए, नमस्ते भाई, सबका बहुत बहुत स्वागत है दिल से। अगले बहुत बहुत शुक्रिया। 6 अंक पे बात करेंगे और 7, 8, 9 पे जो बात होगी उसका भी जिक्र करेंगे, और भी कोई नई बात बहन जी लेके आएंगे तो उनका भी स्वागत रहेगा। ओम शांति। ये ग्रुप वास्तव में है तो अध्यात्म बात चर्चा ज्योतिषी करने लग जाते हैं। थैंक यू सभी, नाइस मीटिंग सर।